नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर, राजस्थान। इस कारिका में मैं आपको ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका की 13वीं कारिका की व्याख्या करवा रहा हूँ। इससे पूर्व के व्याख्यान में 12वीं कारिका की व्याख्या करवाई गई थी, जिसमें गुणों का स्वभाव और उनके प्रयोजन अर्थात कार्यों की सामान्य रूप में चर्चा की गई थी। गुण 3 होते हैं और प्रकृति और उसके विकार अर्थात महदाति 23 तत्व त्रिगुणात्मक होते हैं। इसी संदर्भ में गुणों की विशेष चर्चा करते हुए गुणों का जो स्वभाव है वो 3 प्रकार का होता है, प्रीति, अप्रीति और विषाद क्रमशः है। और उसी प्रकार से गुणों के 3 कार्य भी होते हैं, प्रकाश, नियामक और नियंत्रण। आगे और विस्तार से जानने के लिए कि प्रयोजनवश कार्य की सिद्धि हेतु इनकी जो प्रवृत्ति है, इनका जो व्यवहार है त्रिगुणात्मक तीनों गुणों का, वो दीपक के समान माना गया है। और मूल स्वभाव इनका क्या है, इसके विषय में इस कारिका में चर्चा की गई है। तो देखिए, सत्वम लघु प्रकाशक मिष्ट मुपष्टम्भकम चलम च रजः गुरु वर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति ही। इस प्रकार से ये सत, रज और तम गुण के विषय में विस्तार से बता रहे हैं कि सत्वम लघु प्रकाशकम, जो सत्व गुण है वो लघु अर्थात हल्का होता है और प्रकाशित करने वाला होता है। ये 2 विशेषताएं इसकी बताई है कि सत्वम लघु प्रकाशकम, सत्व गुण हल्का होता है और प्रकाशित करने वाला होता है। और उपष्टम्भकम चलम च रज है, और रज गुण जो होता है वो उपष्टकम्भकम का अर्थ होता है प्रवर्तक और चलाने वाला, चलम चलाने वाला, परिवर्तित करने वाला होता है या प्रेरक होता है या चलाने वाला होता है। ये 2 विशेषता इसकी बताई है, ध्यान से समझ लीजिए। सत्वगुण जो है वो लघु होता है, हल्का होता है और प्रकाशित करने वाला होता है। और उपष्टम्भकम रजः चलम, और रज जो गुण होता है वो उपष्टम्भकम अर्थात प्रवर्तन करने वाला होता है, प्रेरक होता है और चलाने वाला, चलम चलाने वाला होता है। और तमः, तम गुण गुरु यानी कि भारी होता है, और वर्णकम एव अर्थात नियंत्रण करने वाला होता है, नियामक होता है, अवरोधक होता है, रोकने वाला होता है, आवृत्त करने वाला होता है। ये तमोगुण की विशेषताएं हैं। क्रमशः पुनः बता देता हूँ आपको। सत्वगुण हल्का होता है और प्रकाशित करने वाला होता है। रजगुण प्रेरक होता है और चलाने वाला होता है। तमोगुण भारी होता है और नियंत्रित करने वाला होता है। प्रदीपवच् च अर्थतो वृत्ति, प्रदीपवत च अर्थतो वृत्ति, अर्थतः यानी प्रयोजनवश कार्य सिद्धि हेतु, कार्य की सिद्धि जब करनी होती है उस समय या उस कारण से प्रदीपवत यानी दीपक के समान इनका व्यवहार देखा जा सकता है। यानी कि सृष्टि के क्रम में दीपक के समान इनका व्यवहार देखा जा सकता है। अब यहाँ पर इसको विस्तार से देखेंगे। देखिए, पूर्व की कारिका में जो बताया गया था वो उनके कार्य अर्थात प्रयोजन थे, और इन कार्यों को निर्देश से ही यहाँ इन गुणों का स्वरूप निरूपण इस प्रकार से किया गया है। ये गुणों का स्वरूप है। पहले कारिका में हमने, पूर्व की कारिका में हमने इनका स्वरूप, स्वभाव और प्रयोजन पढ़ा था, और इस कारिका में इन तीनों गुणों का स्वरूप है जो इस प्रकार से है। सत्वगुण प्रकाशक, रजोगुण प्रवर्तक और तमोगुण नियामक या अवरोधक होता है। साथ ही यहाँ यह भी बताया गया है कि सत्वगुण क्रमशः प्रकाशक आदि रूप में किस कारण से है। यह होता प्रकाशक है, एक होता प्रेरक है और एक होता नियंत्रक है। लेकिन ये प्रकाशक, प्रेरक और नियंत्रक क्रमशः क्यों होते हैं, इसका विस्तार से देखिए कि सत्वगुण क्रमशः प्रकाशक क्यों होता है। कहा गया है कि सत्व स्वरूपतः लघु या लाघव युक्त अर्थात हल्की और स्फूर्ति युक्त होता है, अतः वह प्रकाशक है।
क्योंकि हल्की और स्फूर्ति युक्त या स्फुरणशील वस्तुएं अधिक प्रकाशक होती है। यतः रजस स्वरूपतः क्रियाशील है, अतः वह प्रेरक या प्रवर्तक है, क्योंकि क्रियाशील वस्तु दूसरी को भी प्रवृत्त कर देती है या चला देती है। और तमस भारी है, अतः वह नियामक है, अवरोधक है, क्योंकि भारी वस्तु नियमन या अवरोध करती है, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है। और परस्पर अविभक्त रूप से ये तीनों स्थित होते हैं, अर्थात संगठित रूप में ये तीनों रहते हैं। अब एक विशेष बात पूर्व में बताई गई थी कि ये तीनों अव्यक्त अर्थात प्रधान अर्थात प्रकृति के साथ भी रहते हैं, और चूंकि ये प्रकृति के साथ रहते हैं और प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म है, और अत्यंत सूक्ष्म प्रकृति में जब ये रहते हैं तो ये किस प्रकार से हमको दिखाई दे सकते हैं, इसके विषय में चर्चा करते हैं। और व्यक्त तो व्यक्त होता ही है, तो व्यक्त जब प्रदर्शित होता है तो त्रिगुणात्मक की सत्ता भी वहाँ पर मानी जा सकती है, लेकिन सूक्ष्मतम प्रकृति के साथ जब त्रिगुण रहते हैं तब उनकी किस प्रकार से सत्ता स्वीकार की जाती है, इसके विषय में देखिए विस्तार से। अव्यक्त के स्वरूप में ये गुण अपने मूल अव्यक्त रूप में रहते हैं, क्योंकि प्रकृति अव्यक्त है, क्योंकि वो किसी से व्यक्त नहीं होती, इसलिए ये तीनों के तीनों गुण भी जब प्रकृति के साथ रहते हैं तो अपने अव्यक्त स्वरूप में रहते हैं। फलतः वहाँ इनका प्रकाशन आदि कार्य भी अव्यक्त रूप से ही चलता है, यानी कि दिखाई नहीं देता। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकृति चूंकि त्रिगुणात्मक होती है, और जब प्रकृति त्रिगुणात्मक है तब भी वो अत्यंत सूक्ष्म है, जिससे कि चक्षुन्द्रिय से देखा नहीं जा सकता। तो इन गुणों को भी चक्षुन्द्रिय से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये तब प्रकृति के साथ में है, तब ये भी अव्यक्त रूप में ही प्रकृति के साथ है, अर्थात ये विकसित या परिणित रूप में नहीं होते। इनका ये विकसित या परिणित व्यक्त रूप ही व्यक्त पदार्थों के साथ होता है। व्यक्त पदार्थ में इनके प्रकाशन आदि भी व्यक्त रूप में होते हैं और इनकी सत्ता का अनुमान करा देते हैं। अब आप समझ गए होंगे भली भांति, जब ये प्रकृति के साथ में रहते हैं तब ये भी अव्यक्त रूप में रहते हैं, और जब ये प्रकृति के विकार अर्थात महताति के साथ में रहते हैं अर्थात व्यक्त के साथ में रहते हैं, तब इनका स्वरूप भी व्यक्त के रूप में होता है, और तब इनके होने का अनुमान लगाया जा सकता है। परस्पर अविभक्त रूप से रहने वाले इन गुणों से संगठित प्रत्येक वस्तु अव्यक्त या व्यक्त है, अर्थात ये संगठित रूप में रहते हैं, और ये अव्यक्त के साथ भी रहते हैं और व्यक्त के साथ भी रहते हैं। सत्वगुण के कारण उसकी सत्ता का स्वरूप का प्रकाश होता है, रजोगुण के कारण उसमें प्रवृत्ति या क्रिया होती है, और तमोगुण के कारण प्रवृत्ति का नियमन होने से उसमें स्थिरता या उसकी स्थिति सुदृढ़ होती है। इस प्रकार से ये अव्यक्त और व्यक्त की सामान्य सी परिभाषा है। अव्यक्त और सूक्ष्म व्यक्त पदार्थों में अब ये मूल प्रकृति के साथ जब होते हैं तब इनकी स्थिति क्या होती है, देखिए। भले ही इन प्रकाश आदि का अनुभव साधारणतः नहीं हो, जब ये सूक्ष्मतम प्रकृति के साथ अव्यक्त के साथ या प्रधान के साथ रहते हैं तो इनके प्रकाश आदि का, प्रकाश प्रेरक और नियंत्रण आदि का यद्यपि अनुभव नहीं होता हो, किंतु ये रहते उनमें भी है, और स्थूल व्यक्त पदार्थों में तो इनका अनुभव स्पष्ट हो जाता है यदि इन पदार्थों में सत्वगुण न हो। अब देखिए, मान लीजिए कि व्यक्त पदार्थ में सत्वगुण न हो तो क्या होगा, तो उसकी सत्ता का स्वरूप का प्रकाशन ही नहीं हो जाएगा। प्रकाशन स्वरूप सत्वगुण अपने प्रकाश से सभी पदार्थों का, जिनका कि वह स्वयं भी एक घटक है, स्वरूप प्रकाशित करता है। यानी अगर सत्वगुण प्रकृति में होता नहीं तो प्रकृति स्वयं प्रकाशित ही नहीं होती, साथ ही वह उनकी प्रवृत्ति या क्रिया या स्थिरता की स्थिति को भी प्रकाशित करता है। इसके अतिरिक्त जिन बाह्य या आंतरिक पदार्थों में इस गुण अर्थात सत्व की मात्रा अधिक होती है, वे अपने कम सत्व वाले पदार्थ को भी प्रकाशित करते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान भी एक प्रकार का आंतरिक प्रकाश ही है। अतः सत्वगुण प्रकाशक होने के कारण इस प्रकार के प्रकाश में भी सहायक बनता है। और यदि इन जड़ पदार्थ कौन, प्रकृति में रजोगुण न हो तो क्रिया विहीन मंद पड़े रहें और अंततः विनष्ट हो जाएं। रजोगुण अपनी क्रियाशीलता से सभी पदार्थों को, जिनका कि वह स्वयं भी एक घटक है, क्रियाशील रखता है। साथ ही वह सत्वगुण और तमोगुण का प्रवर्तक बनकर उन्हें भी अपने अपने कार्यों में संचालित करता है, प्रवृत्त करता है। इसके अतिरिक्त जिन पदार्थों में
रजोगुण की मात्रा अधिक होती है वे अपने से कम रजोगुण वाले पदार्थों को भी उत्तेजित कर क्रियाशील बनाते हैं। यदि इन पदार्थों में तमोगुण न रहेगा, अब देखिए सत्वगुण का बता दिया, रजगुण का बता दिया और तमोगुण का देखिए। यदि तमोगुण न रहेगा, चंचल या क्रियाशील रजोगुण इनको निरंतर क्रियाशील या गतिशील बनाए रखेगा। ध्यान से सुनिए कि यदि मान लीजिए किसी के पास तमोगुण नहीं है तो रजोगुण सदैव प्रेरक और चंचल बनाए रखेगा। फलतः न तो कभी इनके स्वरूप की स्थिति को जान पाएंगे और न इसके द्वारा व्यवस्थित रूप से कोई कार्य हो सकेगा जिसके साथ ये रहते हैं। यदि मान लीजिए वहाँ पर तमोगुण नहीं हो और केवल सत्वगुण है तो सत्वगुण प्रकाशित करता रहेगा और रजोगुण वहाँ पर चंचलता पैदा करता रहेगा। और यदि चंचलता बनी रहेगी तो जिसके साथ ये रह रहे हैं उसके स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। इसलिए तमोगुण का भी अत्यंत महत्व बताया है। तमोगुण अपनी नियामकता या नियमन से पदार्थों की क्रिया का नियमन या नियंत्रण करता है और उनमें अवरोध उत्पन्न करता रहता है जिससे पदार्थों का स्वरूप स्थिर रहता है। साथ ही उनके द्वारा कार्य की व्यवस्थित रूप से होता रहता है और इसके द्वारा अन्य दो गुणों को विश्रांति भी मिलती है जिससे उन्हें आगे कार्य करने के लिए नई शक्ति प्राप्त होती है। पदार्थों की क्रिया के साथ उनके प्रकाश को भी तमोगुण मर्यादित या व्यवस्थित करता है, यानी प्रकाश को भी मर्यादित या नियंत्रित करने का कार्य तमोगुण के पास भी है। इसके अतिरिक्त जिन पदार्थों में तमोगुण की मात्रा अधिक होती है वो अपने से कम तमोगुण वाले पदार्थों को उनके स्वरूप, प्रकाश और क्रिया की दृष्टि से मंद बनाते हैं और उन्हें विश्रांति भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जड़ पदार्थ के स्वरूप में ये तीनों घटक, तीनों गुण सत्व, रज और तम क्रमशः उसके स्वरूप को प्रकाशित करते हैं, उसमें क्रिया करते हैं और उसकी स्थिति को स्थिर बनाए रखते हैं। अब दीपक के समान इनकी प्रवृत्ति कैसे होती है, दीपक के समान इनका व्यवहार कैसे होता है। तीनों प्रकार के उक्त प्रकार के स्वभाव वाले और कार्य को करने वाले जो गुण हैं, इनका स्वरूप या व्यवहार जो है परस्पर विरुद्ध होने पर भी कार्य करने का व्यवहार दीपक के समान माना जाता है। देखिए, जिस प्रकार दीपक रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए, दीपक रूप प्रयोजन, दीपक का जो प्रयोजन है वो प्रकाश है। जिस प्रकार प्रकाश रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए हमको प्रकाश चाहिए और उसकी सिद्धि के लिए हम दीपक को प्राप्त करते हैं, लेकिन दीपक स्वरूप में घटक है। दीपक में है तेल, बत्ती और अग्नि के सम्मिलित रूप को हम दीपक कहते हैं। उसी प्रकार से सत, रज और तम के सम्मिलित रूप को हम गुण कहते हैं और उन गुणों से क्रम से हमको ये प्राप्त होता है। तो तेल, बत्ती और अग्नि के संगठित रूप को हम दीपक कहते हैं और वो जो दीपक को हम प्राप्त करते हैं उसका हमारा प्रयोजन है प्रकाश को प्राप्त करना। और जो दीपक को बनाते हैं वो तेल, बत्ती और अग्नि परस्पर विरुद्ध होते हुए भी व्यवस्थित रूप से संयोजित होने से परस्पर सहकारिता के साथ कार्य करते हैं और उसी प्रकार से सहकारिता के साथ कार्य करते हैं। और जब वो सहकारिता के साथ कार्य करते हैं तेल, बत्ती और अग्नि, तो उसी सहकारिता से हमको दीपक जो इनका घटक है वो हमको प्रकाश प्रदान करता है। उसी प्रकार से अव्यक्त और व्यक्त पदार्थों के स्वरूप के तीनों घटक सत्व, रज और तम परस्पर विरुद्ध होते हुए भी उक्त पदार्थों को समन्वित सत्ता रूप प्रयोजन उनके स्वरूप को प्रकाशित करते हैं, क्रियाशील करते हैं और स्थिर करते हैं। इसकी सिद्धि के लिए, इस प्रयोजन की सिद्धि के द्वारा पुरुषार्थ रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए स्वभावतः व्यवस्थित रूप से संयोजित होने से परस्पर सहकारिता के साथ ये कार्य करते रहते हैं। तो पूर्व की कारिका में हमने इनकी दो बातें ध्यान से देखी थी कि तीनों जो गुण हैं उनका क्या स्वभाव है और तीनों गुणों का क्या प्रयोजन है। और इस 13वीं कारिका में हमने तीनों गुणों का क्या स्वरूप है, क्या इनकी विशेषताएं हैं और ये तीनों गुण किस प्रकार से प्रकृति के साथ रहते हैं, किस प्रकार से अव्यक्त के साथ रहते हैं और किस प्रकार से अव्यक्त से कार्य करते हैं और किस प्रकार से प्रकृति के संबंधित होकर के कार्य करते हैं। इनकी मूल विशेषताएं या परिभाषाएं इस कारिका में आपको देखने को मिली। धन्यवाद।